चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। खाना नहीं खाना? गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, आज का टॉपिक मोर देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके बारे में कहीं आपको वैलिडिटी है दैट इट इज रिटन एनीवेयर एल्स, कहीं कुछ लिखा है इसके बारे में। बट टुडे वी आर गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट माइन। हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं उन लाखों छात्रों की जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंस राइटिंग की। ठीक, बहुतों को डाउट होगा, पुरानी क्लासेस में भी हम मेंस राइटिंग की क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू कर रहे थे। आज भी हमारे सिनेरियोज में मेंस राइटिंग की क्लासेस कंटिन्यू होती है। ये क्लासेस नए वालों के लिए भी है और पुराने वालों के लिए भी है कि कम से कम जो भी टॉपर निकला, चाहे जिसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, अपन हिंदी में बात करेंगे मोस्टली, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। दोज स्टूडेंट हु हैव सिलेक्टेड राइट नाउ, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उनसे पूछेंगे कि आप मेंस में क्या लिख के आए। पहले एक बहुत सटीक क्वेश्चन होता है कि आपने मेंस में क्या किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ये नहीं बता सकता कि मेंस में कैसे लिखना। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने ऐसा लिखा तो मुझे ऐसी मार्किंग मिली। When we are talking about the UPSC, the most biggest question in our mind, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार, if I am going to score for a 15th question, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है या 20 नंबर का क्वेश्चन है, कितना स्कोर करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन। कितने स्टेप पे सिलेक्शन हो जाता है और कितना स्टेप हमें हमारा इन फ्यूचर पढ़ाना है। तो आज की क्लास इसी मेन सब्जेक्ट पे रिलेटेड है कि हाउ टू राइट अ मेन क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, हम जब 7th में थे, 8th में थे, तब हमें क्वेश्चन आंसर्स आते थे 1 वर्ड के, सबको पता है। वो थी हमारी 7th और 8th की लाइफ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दुनिया की बात करें, छोड़ो, आप भारत की बात करें तो हम भारत की सर्वोच्च सिविल सेवाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जब आपकी कॉपी जाती है और आप बताते हो कि मैं एक एस्पिरेंट हूं, तो ये याद रख लेना, आपकी कॉपी आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती है कि आप कितने पढ़ंतरू या आप कितने पढ़ते हैं। मैं नहीं जानता कि पुष्पा सिंह राजपूत की कॉपी है या सुधांशु की है या मिस्टर प्रांजल की है या फिर पता है मिस वेदिका की है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ एक नंबर होता है आइडेंटिकल, पर उस नंबर से आपकी कॉपी सेट होती है। आपका जो आंसर होता है वो आपकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आप में कितनी नॉलेज है। कभी भी कोई आंसर होता है तो बचपन में जब हम निबंध लिखते थे तो हमने एक शब्द सुना होगा, दैट इज नोन एज अ प्रस्तावना। सबको पता है, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स में आप क्या समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद होता है कंक्लूजन। तो पहला पॉइंट डालना, द एलिमेंट्स ऑफ आंसर, यानी आंसर के विभिन्न भाग। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूं, आपको एनी डाउट्स हो सिनेरियोज में तो आप मुझे बता सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ द मेंस आंसर, मेंस आंसर। देखो, जब आप इसको YouTube पे देखते हो या बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि हर टीचर कुछ ना कुछ अलग बताता है। सारी बात जो होती है सेम नहीं होती। जब मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को देखता हूं तो मुझे पता चलता है उन्होंने आंसर राइटिंग का कुछ अलग तरीका बताया। 90% सबका सेम होता है, पर कुछ जैसा लेवल होता है वो वैसी बातें करना चालू कर देते हैं। तो जब मैं कोई मेंस का आंसर लिखता हूं, मैं फोकस करता हूं 3 नहीं 4 चीजों। जो नई चीज है वो अपने को देखना। मैं 3 चीज पे नहीं 4 चीजों पे फोकस करूंगा। मेरा पहला फोकसिंग पॉइंट होगा दैट इज योर इंट्रोडक्शन। तो पहला लिखना प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओरिजिन ऑफ थॉट्स, यानी आपके इसके बारे में विचार क्या है, यानी स्वयं के विचार। ओरिजिन ऑफ थॉट्स, यानी आपके स्वयं के विचार क्या हैं इससे रिलेटेड। लिख लिया सबने? देन यू शुड हैव टू गिव एन हेल्दी कंक्लूजन। आपको हेल्दी कंक्लूजन देना है। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन ऑफ द पेपर या कंप्लीशन ऑफ द आंसर, यानी आपको कंप्लीट करना है क्या आपका क्वेश्चन। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मेंस आंसर राइटिंग में, जब आप मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन,
हम दो तरीके से बात करेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, गिव द फिश व्हाट द फिश नीड। मछली को चारे में वो दो जो मछली पसंद है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आई लव, मुझे बटाटा वड़ा बहुत पसंद है, मुझे ढोकला बहुत पसंद है, मुझे चिकन बहुत पसंद है, तो मैं मछली को भाई साहब ढोकला लगा के कांटे में और सोच रहा हूँ कि मछली ढोकला खा लेगी। तो क्या मछली ढोकला खाती है? नहीं खाती। तो पहला क्वेश्चन, गिव द फिश व्हाट द फिश डिमांड, यानी उसको वो दो जो वो चाहता है। क्वेश्चन पूछता है ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, वैश्वीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है। और मैं बता रहा हूं भाई साहब मॉडर्न एज के बारे में, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आंसर में नंबर नहीं मिलेगा। मछली को वो दो जो मछली चाहती है। गिव द फिश व्हाट द फिश डिमांड्स, यानी सीधी सिंपल सी बात है, आपको पहली चीज ये देखनी है कि आपका क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। सपोज 1857 रेवोल्यूशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में तो शायद आपके कोर्सेज में ये इंप्लीमेंट होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। कंडीशन क्या थी, हमने वो लिख ली, चर्बी वाले कारतूस, इकोनॉमिकल रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, इसके कारण क्या थे, वो सब बातें कर रहे थे। ये क्वेश्चन हम वहां से पढ़ते आ रहे हैं। क्या आईएएस बनना इतना टफ है? नहीं भाई साहब, जो हमने 8th 9th 6th से लेके आज 12th और ग्रेजुएशन तक पढ़ते आ रहे हैं वही तो सब कुछ है, बस ये कि हमने इंटरेस्ट नहीं। जो भी मेंस या यूपीएससी क्वालिफाई करता है वो कभी प्री की तैयारी नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। किसी भी एग्जामिनर में जो प्री की फोकस करता है ना, वो मेंस नहीं निकालता। मेंस वो निकालता है जो मेंस की तैयारी करके प्री, यानी आपको प्री की प्रिपरेशन नहीं करनी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। आपको मेंस आंसर राइटिंग शेड्यूल में आपको लेना ही लेना है। देखो बहुत बड़ा रीजन है, आप सोचो आपको 8 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है। 8 मिनट, इस 8 मिनट में आप क्या लिखोगे, सोचने में कितना टाइम बर्बाद करोगे। तो याद रखना, सोचने का काम अभी है आपका, यानी आप आज क्लास में बैठे हो, आज सोच लो जितना सोचना टॉपिक के बारे में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपन ने पढ़ा, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड। हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा, किससे रिलेटेड, म्युनिसिपैलिटी से। जितने क्वेश्चन सिनेरियोस थे उसी दिन निकालो। जब पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए तो अब सोचने का टाइम नहीं, अब एलैबोरेट करने का टाइम है। वही वाला क्वेश्चन, गिव द फिश व्हाट द फिश डिमांड्स, यानी मछली को वो दो जो मछली पूछना चाहिए। उसने पूछा म्युनिसिपैलिटी के बारे में, तो आप उसे घुमाओ मत के हिसाब से रिपन आया था कि ये आया था, उसने इंप्लीमेंट किया था, घुमाओ मत। उसने क्या पूछा आपसे, म्युनिसिपैलिटी, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताओ। किसी भी पेपर का मेन थिंग होती है ये, इसे बोलते हैं क्रक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रक्स पॉइंट। ये शब्द अपनी आत्मा में बसा, क्रक्स पॉइंट। आपकी कॉपी बताएगी कि आपकी नॉलेज कितनी है। आपने लिख दिया कि भाई साहब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे अपन ने कल ही पढ़ा था, तो हमने बात करी थी म्युनिसिपैलिटी की, तो हमें पता चला था कि राजीव गांधी सरकार कर ली थी जो लेके आई, बेचारे ने लोकसभा से पास तो करवा लिया, राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला, हट गई, अपन ने पढ़ा। दूसरी बार वीके सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार ने भी, हमने क्या देखा कि भाई साहब उसने भी कोशिश करी, लेकिन भाई साहब उसी से पहले संसद क्या हुई, डिसॉल्व हो गई, मैटर खत्म। उसके बाद आया भाई साहब कौन, कौन है, नरसिम्हा राव। सबने पढ़ा, नरसिम्हा राव ने इसमें थोड़े फेरबदल किए और इसे इंप्लीमेंट करवा दिया। आपका आंसर बल्कि नहीं होना चाहिए, आपका आंसर क्रक्स पॉइंट के साथ होना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा आरबीआई का क्वेश्चन, तो आरबीआई कब फॉर्म हुई थी, कैसे हुई थी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या डिमांड है। 2015 में क्वेश्चन आया था ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन वुमेन्स, औरतों पर। ग्लोबलाइजेशन अच्छा है कि बुरा है, उसने क्वेश्चन दिया। मैं 8 मिनट में ये जमाऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ये मेरी मूर्खता है। मुझे पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया। आज कहीं ना कहीं औरत और आदमी बराबर काम कर रहे हैं, कंफर्म है। हम कंधे से कंधा मिला के, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं, इवन पब्लिक और गवर्नमेंट, इवन पब्लिक गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, कि भाई साहब जहां औरतें पीछे, आप अपना बैच देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स हमें गर्ल्स मिलेंगी, लड़के हमें कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब आज ये जमाना आ गया है कि ये बराबर से बराबर कंधा कहीं ना कहीं सड़ा चल ही रही है। आज कौन सी, कल्पना चावला का एग्जांपल देख लो, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
कि नहीं है। आज औरतों को हमने वेस्टर्नाइजेशन से बहुत सी चीजें अच्छी की है, हमने औरत आदमी में मतभेद करना छोड़ दिया, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज कहीं ना कहीं इससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ी, आज आर्थिक स्थिति, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। जब आदमी कमाता था घर में खाने वाले होते थे, लेकिन आज एक औरत कमा रही है तो कन्विंस करना मिल रहा। अपॉर्चुनिटी, भाई साहब अवसर की समानता मिल रही, अवसर मिल गए, कितने अवसर जनरेट हुए। आज एक औरत पढ़ी लिखी है तो घर को पढ़ा रही है, इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव इफेक्ट भी मिले यार। हमने ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को अपना के हमारा कल्चर भूल चुके हैं। आज हमारे ड्रेस कोड्स देखो, हम कहीं ना कहीं, आज आप लोग कितने सभ्य लगते हो जब आप पूरे ड्रेस कोड में आते। कल आपको डांट पड़ी कि भाई साहब इसको इन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कहीं ना कहीं हम असभ्य लग रहे थे, लेकिन आज ये सभ्यता ने हमें, लेकिन आज हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं हमारी स्थिति भी हो। मीडिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है पॉजिटिव और नेगेटिव का। पहले मीडिया में जब चीजें चलती थी तो मीडिया ने हमें इज्जत करना सिखाया, हमें रामायण दिखाई, महाभारत दिखाई, सबको पता है। लेकिन आज वहीं गाने आ जाते हैं, चिकनी चमेली, ठीक है, पौआ चढ़ा के आई। तो भाई साहब कहीं ना कहीं इस मीडिया ने छवि भी कैसी करती, इमेज कहीं ना कहीं लो भी करती। आज कहीं ना कहीं हम अश्लील चीजों को देख सकते हैं। पहले क्राइम इतना इसलिए नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था। आज हम क्राइम इंडिया देख लो, मर्डर करने की 350 तरीके मर्डर जाते हैं, भाई साहब इसको ऐसे मार दो, पता चला कि इंजेक्शन हवा से नस में घुस गया तो भी आदमी चौक से मर जाता है। ये तो एक बहुत वैलिड तरीका हो गया, पता भी नहीं चला। तो ये मीडिया ग्लोबलाइजेशन के हमें कई सारे इफेक्ट और डी इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये ऑन द स्पॉट कितना काम आएगा? ये ऑन द स्पॉट वहां काम आएगा जब आप आंसर फ्रेम करोगे 8 मिनट में। हमारा लक्ष्य मेंस नहीं है, हमारा लक्ष्य सिलेक्शन, और सिलेक्शन तब मिलेगा जब ये 20 क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करोगे। अगला क्वेश्चन, गिव व्हाट द फिश लाइक्स। मछली को चारा वो दो जो चारा वो पसंद करती है। दूसरा क्वेश्चन, सोचो उसने मुझसे पूछ लिया कहीं की रोम होंगी क्रांति, मुझे आता ही नहीं है, तो अब ऐसे टाइम पे गिव द फिश व्हाट यू लाइक। समझ गए? जब क्वेश्चन ही नहीं पता इसका क्या होगा, पर मैं जबरन उसे खींचूंगा अपनी तरफ, तो मैं ये सोचता हूं कि चलो अब तो मैं इसमें ढोकला बांध ही देता हूं, शायद मछली खा ले, और किस्मत रही और मछली ने खा लिया तो तुम्हें नंबर तो मिलेंगे। देखो जितने यूपीएससी कॉम्पिटिटर होते हैं, कई सारी मूवीज भी जनरेट हुई, हमें पता चलता है कि यूपीएससी का जो कट ऑफ जाता है ना, वो एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। सोचो आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो कुछ भी लिखाते, थोड़ा बहुत उससे रिलेट कराते, कहीं ना कहीं कोई चीज हमें पता है, रूट मिल ही जाता है। रूट मतलब होती है जड़, ऊपर से पेड़ अलग, जड़ें मिल ही दिखती हैं। ऐसे ही कोई भी टॉपिक होता है, कहीं ना कहीं रूट कनेक्ट होता है उसका। रूट हमने बना के कुछ भी लिखा, हमें भाई साहब 15 या 20 में से 2 या 3 नंबर मिल गए, हमारे लिए वो भी बहुत काफी है, क्योंकि जहां 0 मिल रहे थे वहां 3 तो मिले। 20 क्वेश्चन है, आप सोचो एक ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए 250 नंबर के एग्जाम में 250 में अगर मैं देख लूं तो 15 के 10 क्वेश्चन है ना, कंफर्म है कि नहीं? और 20 के मुझे कितने क्वेश्चन मिलेंगे 20 नंबर के? 5 8 कंफर्म। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है। 250 नंबर का पेपर होता है ओवरऑल, जिसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, तो मैं थोड़ा सा 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो 10 इंटू 10 दिए कितने नंबर के हो गए? 100, और 15 इंटू 10 दिए तो कितने नंबर के हो गए? 150, यानी टोटल कितना हो गया? 250। थोड़ा दिमाग लगा लिया, बोलने भी मन चाहेगा। तो ये 250 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। आप सोचो अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, 8 मिनट में मुझे कंक्लूड करना है, 20 क्वेश्चंस, अगर मैं इसमें ओवरऑल भी मार्किंग 6 का लेके चलूं ना सब में, तो 6 इंटू अगर मैं 20 दूं तो भी 120 नंबर होते हैं क्वालीफाई करने के। छोटा सोचो, बड़ा नहीं। यानी मुझे ये वाले पॉइंट्स तो डालने ही डालने पड़ेंगे। बहुतों का मतलब आपने इंटरव्यू देखा होगा, मैं भी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत से बच्चे ये बताते हैं, टीचर्स मेंटर बताते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाए बिकॉज टाइम नहीं था। क्यों टाइम नहीं? तो पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन कितना लिखना चाहिए? पहला क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं योर इंट्रोडक्शन इज इन बल्क, बहुत भारी। याद रखना, वो बल्कीनेस आपके क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। और जो बच्चे स्टिक करना जानते हैं वो प्लीज स्टिक ना करें। वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बच्चे होते हैं जो स्टिक करते हैं। स्टिक मतलब समझते हो? जबरन चिपकाना।
जबरन चिपकाना। 100 वर्ड का क्वेश्चन है तो 100 वर्ड्स ही लिखने हैं। ये 10 नंबर के 150 के ये 200 या 250 वर्ड्स के आएंगे। तो बॉस आपसे जितना पूछ रहा है ना बस उतना ही है, आपको जबरन कोई आंसर एक्सपेंड नहीं करना। रीजन आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्रक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट, क्रक्स पॉइंट। अब पहला क्वेश्चन है सर इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का हो सकता है, तो देखो यार इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। समझ गए, इंट्रोडक्शन कैसे डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे। 6 मिनट बचे, कितना लिख पाऊं? तो मैं चाहूं तो इंट्रोडक्शन जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं लेडी लेजेंड वॉरियर सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। एक गौरवान्वित महिला है, जैसे भाई साहब विडोज ने भी क्या कहा था, भारत का मर्द कहकर संबोधित किया, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस अखंड भारत की आजादी के लिए। इंट्रोडक्शन। कोई पूछेगा आप इंट्रोडक्शन क्या लिखते हो ग्लोबलाइजेशन में, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मेथड व्हिच क्रिएट्स अ मार्केट ऑफ दिस होल वर्ल्ड एज अ होल एंड अ सिंगल, यानी पूरे विश्व के बाजार को एक में उतार देना, हमें ग्लोबलाइजेशन मिल जाता है। बहुत है सफिशिएंट। आप इसको फैलाने की कोशिश मत करो, ग्लोबलाइजेशन भारत में आया था, जे सरकार लाई थी, फलाना ठिकाना, नो वन इज गोइंग टू आस्क। टाइम है तुम्हारे पास? नहीं। दूसरी चीज, हमेशा इंट्रोडक्शन शॉर्टन करो, 1 लाइन 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड बहुत है सफिशिएंट। तो लिख लो इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। और आपको लगे कि इंट्रोडक्शन लॉन्ग है तो उसमें आप इडियम्स और फ्रेजेस डाल सकते हो। समझिए इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस जैसे कोई भी चीज, लोकोक्ति मुहावरे मुझे अच्छे लगते हैं। कोई चीज आमतौर पर लोकोक्ति और मुहावरे कंक्लूजन देने के लिए काम में आते हैं, एक शब्द में आप मैटर खत्म कर सकते हो। ठीक, पहली चीज तो इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं कि आपका बल्क हो। अगली चीज, सूरज, नवीन, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, बेटा एक चीज याद रखना, क्वालिटी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। याद रखना बिल्कुल, क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपकी क्वालिटी। क्वांटिटी डजंट रिप्रेजेंट द क्वालिटी, यानी कितना भी लिख दो क्वालिटी नहीं दिखेगी। एक खूब सारे कपड़े पहन लो और बिना इस्त्री के कर लो तो प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा नहीं। एक शर्ट एक पैंट डाल लो, अच्छा उसे इस्त्री कर लो, भाई साहब अच्छे फॉर्मल्स पहन लो, अच्छे। वही चीज यहाँ भी लागू होगी। बल्क में नहीं लिखना, फालतू का स्टिक हमें नहीं करना, हमें सिर्फ उतना लिखना है जितना पूछा गया हो। पहली चीज क्लियर है। आप किसी भी मैटर को शॉर्ट करना सीखो, लंबा मत खींचो। 100 वर्ड तो मेरे भाई 100 वर्ड ही होंगे। अब आप कैसे कहोगे सर मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मेरे 100 वर्ड्स इसमें आएंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये मेरी कॉपी है, आपको हमेशा मोस्टली कॉपी आएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी कॉपी होगी। जैसे हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कॉपी देते हैं आपको सेम। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की 2 लाइंस होंगी, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, ये ऐसी कॉपी मैं आपको देता हूँ। और आपको यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि मैं एक लाइन में 7 वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सोचो असम्पशन 7 वर्ड यूज कर रहा हूं, या मैं एक लाइन में 6 वर्ड यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं 10 लाइन लिख देता हूं तो मेरे कितने वर्ड्स होंगे 60। यानी अगर मैं 100 वर्ड का क्वेश्चन है तो मैं 2 पेज भर दूंगा सफिशिएंट, ये मेरे हिसाब से। सोचो मेरी राइटिंग वो चीटी वाली है, कैसी है, चीटी वाली, और एक लाइन में मेरे 10 शब्द और 12 शब्द आ रहे हैं, तो मुझे कितनी लाइन लिखनी, सिर्फ 10 लाइन। फालतू में बल्कि मत कर। अगर मैं 10 लाइन लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से दिमाग लगाऊंगा, ये अपना खुद का मेथड चलते चलना, हम भी लगाते हैं आप भी लगाते हो। अगर मैंने 10 लाइन लिखी 100 वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए, ये लिखा, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि 3 लाइन मेरा इंट्रोडक्शन के लिए होगा, 6 लाइन मेरा बॉडी पार्ट के लिए होगा, ठीक है, और 1 से 1.5 लाइन में कंक्लूजन के लिए यूज करूंगा। ये होता है सिनेरियो आंसर, समझे। एक्स्ट्रा बल्कीनेस नहीं ले जाना, ज्यादा विस्तार में मत लिखना, जो पूछा गया है सिर्फ वो क्रक्स पॉइंट डाल दें। पहली चीज क्लियर है सबको, डोंट मेक अननेसेसरी बल्की। 74वां संविधान संशोधन पूछा गया, 100 वर्ड का क्वेश्चन था। अब मैं राजीव गांधी सरकार को उठा के लेके आऊंगा, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा 74th कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, 9th भाग। सबको याद है ना, कौन सा वर्ड जोड़ा गया, कौन सी पालिका, नगर पालिका, सबको क्लियर है। इसने हमें कौन सी 3 टायर सिस्टम हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। अब पहली जो इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट आ गई तो उसका पार्ट बता दिया आपने,
पार्ट बता के ये कब बना, इसकी डेट बता दी और इसका इंपॉर्टेंस सफिशिएंट, खत्म। अब बॉडी पार्ट्स में आ जाओ, यहां आपके पास 5 लाइनें बची हैं। अब उस 5 लाइन में कितना लिखोगे? सही बात है ना, फालतू अननेसेसरी मत लिखना कि भाई साहब पहले राजीव गांधी जी आए थे, फिर जे आए थे, इसके बाद वीके सिंह आए, वीके सिंह के बाद भाई साहब नरसिम्हा राव आए, उसके बाद नरसिम्हा राव। आपके 100 वर्ड तो यहीं कवर हो गए, कितना लिखोगे? वो आदत छोड़ दो कि वो कहते हैं ना काट का उल्लू बनना, कि बस आपने सोचा और आपने लिखना चालू कर दिया। नहीं, इंट्रोडक्शन अगर हमारी 10 लाइन में, तो आपको मैंने बता दिया, आप अंदाजा कैसे लेंगे। आप सबसे पहले अपनी कॉमन गलतियां देखो कि मैं एक लाइन में कितने शब्द लिख रहा हूं। पेज भले ही इतना बड़ा होगा आपके सामने, शीट ले आना अपनी एक कोचिंग वाली, सर से बोलते ना कि कोचिंग वाली शीट। तो मैं एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, मैं एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहा हूं, इतने लिख रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जैसे अपन एक शीट की बात करते हैं, इतना क्लियर है सबको? इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? तो आज का जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप याद रखना कि भैया इसकी अगर मैं प्रस्तावना लिख रहा हूं और 100 वर्ड का मैंने आपको दे दिया, 150 200 वर्ड या 250 वर्ड, इससे ज्यादा तो कुछ होते ही नहीं। ये देना मुझे मेंस की कॉपी, जैसे ही अपनी कोचिंग की मेंस की कॉपी सबको देखना, इस कॉपी को भरना फिलअप बिल्कुल सेम होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया मेरे पास कि बॉस ये भक्ति मूवमेंट क्या है, तो ये भक्ति मूवमेंट मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन के, ये कॉपी किसकी है? ज्योत्सना की, ये कंचन की, ये कॉपी है कंचन, है ना। अब ये कंचन की जो कॉपी आई है मेरे सामने, कंचन को अगर मैं कॉमनली देखूं तो ये देखो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 5 और 6 से ज्यादा लाइन में नहीं लिख रही। तो कंचन ये सोचेगी कि अगर मैं 10 वर्ड लिखूंगी या 10 लाइन लिखूंगी तो मेरे कितने क्वेश्चन होंगे? 50, यानी मुझे कितने पेज लिखने हैं बेटा इसमें? 2। पहले ही दिमाग में सेट कर लो। 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो मुझे कितने पेज लिखने हैं? 4 या 5। पहले दिमाग में सेट कर लो, टफनेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैंने 10 40 लाइन लिखी तो इंट्रोडक्शन कम से कम 6 और 7 लाइन तक होना चाहिए फिर मेरा, क्योंकि मुझे इसमें से 20 नंबर मिलेंगे, कंफर्म है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करते चलेंगे। सेम शीट आएगी आपको लिखने के लिए, आप किस तरीके से क्वेश्चन। अब ये बल्कीनेस हो गया, देखो दिख रहा है आपको बल्कीनेस। अब खुद को फील होगा कि नहीं यार हमने कितना बल्कि लिख दिया। ये इसलिए नहीं कि आपको आता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको जो आता है वो नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्या यूज करते हैं? क्रक्स। समझ गए? तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के हिसाब से कितना लिखना है इसका अंदाजा लगाना सीख गए। अगर मैं 10 लाइन लिख रहा हूं तो मेरी 3 और 2.5 लाइन किसकी होंगी? इंट्रोडक्शन की। अगर मैं 20 लाइन लिख रहा हूं तो मेरी 4 लाइनें किसकी होंगी? इंट्रोडक्शन की। ये चीजें क्लियर है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फालतू की चीजें घुसेड़ने की कोशिश मत करना। 74वां संविधान संशोधन मेनली किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से। संवैधानिक इकाई के तौर पर हमने नगर पालिका को क्या कर लिया? आत्मार्पित और अंगीकृत हमने इसको कर लिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में से वैलिड प्रूफ कर लिया। इस तरीके से आपने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। कब लागू हुआ था ये बता दिया, 1 साल बाद इसका लागू डेट आ गई। याद है लागू डेट कौन सी है? 1 जून 1992 के 1993 2 में आया था, 3 में इम्प्लीमेंट हुआ था। याद आया आपको? कल ही पढ़ाया था, आज भी डेट का कंफ्यूजन है, बस यही तो एब्सेंस ऑफ माइंड है आप लोगों को। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये हो गया आपका क्या? इंट्रोडक्शन। अब अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स है क्या? देखो यार, एक चीज हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो गलत होती हैं, लेकिन कुछ बुद्धिमान कैसी बातें करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट है, फिर मत पूछना ये दूसरा पॉइंट क्या? ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स है क्या? इधर सुनो। तो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स आपका ये है कि इस वाले में अगर कोई नेगेटिव चीज भी पूछी हो तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से शो करेंगे। आपने देखा होगा, एक लड़का आया, उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा दिया। एक लड़की आई, उसने अपना प्रेजेंटेशन बहुत गलत दिया, वो कुछ भी अनशन बोल गई, कुछ भी बोल गई। अब वो डर गई कि मैं बोल गई गलत। इतने में टीचर 2 तरीके के, एक टीचर को बहुत खराब दिया, बहुत बकवास दिया, तुमने ऐसा किया, गलत किया। एक तो ये डाउट हो गया। एक टीचर समझदार वो कहेगा, बेटा आपने कोशिश तो बहुत अच्छी करी, अगली बार आपकी ये कमियां थी तो आपको ये कमियां दूर करनी है। 2 चीजों को कहने के अधिकार मिल गए सबको कि नहीं मिले? ठीक, कंफर्म के नहीं? जी सर।
अच्छा, हाँ, तो ये वाली चीज आपको दिमाग में आई कि नहीं? देखो मैंने एक ही बात करी, या तो मैं ये कह दूं कि तूने गंदा प्रेजेंट किया, या मैं ये बोल दूं कि बेटा गंदा नहीं किया, थोड़ी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को आप दूर कर दो। तो मेरी बातों में आपने क्या सीखा? मेरी बातों में आपने सीखा कि भाई साहब मैं जब भी, चाहे वो आरबीआई का क्वेश्चन होगा, जैसे सर ने आपको आरबीआई का क्वेश्चन दिया, तो पहला इंट्रोडक्शन ये चीजें गिन लेना कि मैं एक लाइन में कितने वर्ड लिखता हूं। जैसे मैं, मेरी राइटिंग बड़ी है तो मैं एक लाइन में 6 लिख रहा हूं, तो 6 × 10 60 और 6 × 5 30, यानी मुझे 16 लाइनें लिखनी है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा 3 लाइनों का। अगर मेरा 16 है, 10 हो तो 2.5 लाइनों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बस फिनिश। अगर कहो कि टाइम नहीं है तो भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। जिसने क्वेश्चन छोड़ा उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। मैंने आपको 2 कहावतें बता दी, गिव द फिश व्हाट शी लाइक्स, ठीक है, मछली को वो चारे में दो जो मछली को पसंद। और जब आपको पता है कि हमारे पास चारा ही नहीं है तो जूते का भी काट के टांग दो, बिकॉज अब कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा। तो ये आपको 2 तरीके अपनाने हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ द थॉट्स। तो थॉट्स कभी नेगेटिव शो मत करो, पहली चीज क्लियर है। थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। आरबीआई का सर ने पूछ लिया कि भारत में करप्शन चल रहा है, तो करप्शन के बारे में लिखो। तो करप्शन तो खुद नेगेटिव है ना यार, भ्रष्टाचार नहीं। अब ये मत कहना भारत भ्रष्टाचार का देश है, यहाँ पे लोग पैसा खाते हैं, ये करते हैं, फलाना ठिकाना, ये आप इसको पॉजिटिवली शो करो कि हाँ कमियां हैं, पर इन कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सरकार को एक सकारात्मक विभागीय सोच लानी पड़ेगी, जिसमें उसको ऐसे नियम कायदे कानूनों का गठन करना पड़ेगा जिससे हम करप्शन जैसी चीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते। यानी मैंने वही बात, अब कहीं का चलता, अरे वो तो हरामखोर है सरकार, ऐसा कर रही वैसा कर रही। नहीं बॉस, हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस का भी आंसर पॉजिटिव वे में जनरेट करना। आपकी बात नेगेटिव है लेकिन एटीट्यूड क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव। आपने वही बात करी कि बेटा तूने गंदा, एक आगा उसने जहां के चिल्ला चोट मचा दी, अपन एक कहेगा टीचर है तूने बहुत गंदा लिखा है। एक तो ये हो गया सीधा गंदा लिखा है, पर इसको कहने के तरीके, बेटा अगली बार नया ट्राई करना, ठीक है, तूने कोशिश करी, वो बहुत ज्यादा जरूरी। यानी आपने उसी गलत चीज को पॉजिटिव वे में शो कर दिया। तो करप्शन बेकार है, वी नो करप्शन इज बैड, करप्शन है, जनरेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया करप्ट है। समझ रहे हो बात को? तो आपको अपने आंसर में क्या शो करना है, पॉजिटिविटी। तीसरी चीज जो आपको ओरिजिन ऑफ थॉट्स में नंबर दिलाएगी वो है चार्ट्स। क्या है वो? चार्ट्स, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। मुझे अचानक याद आया कि भाई साहब मैं तो चेकर नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं, आप लोग चेकर हो। आपको नहीं पता पुष्पराज ने क्या लिखा, मुझे ये बोल दिया कि ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिवनेस बतानी है, तो मैंने लिखा ग्लोबलाइजेशन, यहां लिख दिया, इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। मैंने लिखा अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, औरतों का स्तर सुधरा इससे। इसके बाद मैंने अगली किया कि भाई साहब इसने जनरेट, पैसा जनरेट किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाई। अब आपको पता है क्या होगा, सामने वाला टीचर, जब हम 100 वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हमें कम चीज में ज्यादा नंबर चाहिए, तो आप पता है सामने वाला आपको देख के क्या करेगा, भाया इसको क्रक्स पॉइंट पता है, तो आपको यहां पर क्रक्स पॉइंट हाईलाइट उतने ही करने हैं जितने आपसे पूछे गए हैं। ये मत लिखना बच्चों को एजुकेशन का दे दिया, ये भी दे दिया, 20-50 पॉइंट लिख दिए, मजा आ रहा लिखने में, लिख दिया, कोई मजा लेने नहीं बैठा। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हार्डली 5 नंबर मिलेंगे आप। अच्छा लिखने पे, बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा लेवल, सुप्रीम लेवल, तो मिलेंगे 6। किसी को पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलते। और कहीं का गॉड गिफ्टेड आ गया जिसने बहुत अच्छा लिख दिया तो उसको मिलेंगे 7। 7 तो रेयर केस है, 1% आदमी को 10 में 7 मिलेगा, नहीं तो 6 और 5, 6 और 5 पे ही होंगे। जब आप आरटीआई लगा के अपनी कॉपी निकालोगे तो कहीं कटिंग नहीं होगी, नीचे लिखा होगा इसमें ये कमी है और इसको इतने नंबर देने हैं, जैसे अपन लोग चेक करते हैं। इससे अपन वही फॉर्मेट में चेक करते हैं जो इस फॉर्मेट में आता है। तो अगली चीज हमें क्या है कि हम किसको यूज करेंगे बेटा अपने आंसर में, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाना आता है। चार्ट मतलब क्या हो गया भाई साहब, एक गोला बनाया, डायग्राम, और डायग्राम का यूज हमें आंसर्स में लेना है। आपने टीना डाबी की कॉपी देखी होगी, आपने देखा होगा पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बनाती थी, वो कहती है अब तो ढूंढ ले सिनॉप्सिस। क्यों? क्योंकि सामने वाले टीचर को नहीं पता टीना डाबी कौन है, सामने वाले टीचर को नहीं पता कि अरिहंत कौन है, सामने वाले टीचर को नहीं पता कि मुकेश कौन है। वो कुछ नहीं पूछेगा, वो तो सिर्फ कॉपी में देखेगा कि पढ़ा लिखा है, और हमें सिर्फ उसको क्रक्स पॉइंट बताने हैं।
अब अगला क्वेश्चन, सर इतनी बार आप क्रक्स 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 कर रहे हो, क्रक्स है क्या? तो क्रक्स पॉइंट ये है कि अपन ने कल ही जो चैप्टर पढ़ लिया, कुछ भी ऐसी चीज पढ़ लेते हैं कि 74th अमेंडमेंट कब आया था? 1992। पहला क्रक्स पॉइंट है इसकी डेट, ठीक है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1990। इसका क्रक्स पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हमने क्रक्स ले लिया। सबको क्लियर है? कहां हुआ था, किसने किया था? भारत में इसकी एप्लीफमेंट कौन सी बैंक रजिस्टर्ड हुई थी पहली बार, इसके फंक्शंस क्या, सिर्फ क्रक्स पॉइंट समझ गए। फालतू का नहीं लिखना, इट्स ओनली गुड बैंक वी कांट डील विद आरबीआई कंट्रोल एवरीथिंग। जे फालतू की बुक क्या ही नहीं लिखनी, सिर्फ हमें किस पे जोर देना है, क्रक्स पॉइंट। समझ गए? सबसे पहली चीज जो लागू हुई थी वो कहां हुई थी? मद्रास में। क्रक्स पॉइंट हो गया, डेट बता दो। 1688 मद्रास में। उसी के बाद अगली ये हो गए आपके क्रक्स पॉइंट, समझ गए? तो दूसरी चीज दिमाग बैठे, यू हैव टू टेक क्रक्स पॉइंट। सबको क्लियर हो गया? अगली चीज, ओरिजिन ऑफ दी थॉट्स में आप क्या सोचते हो वो मायने रखता है। तो पहली चीज लैंग्वेज, हिंदी में नहीं लग रहा वो ऐसो जा रहा हो तो जय मारे ऐसो होगा। साधारण ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है, होनी चाहिए। अरे इन पे नंबर नहीं मिलते। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर भारत की विकास क्षमताओं की ओर अगर हम मार्ग प्रशस्त करें तो मील का पत्थर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण साबित होगा। अब मजा है सुनने। अखबार भी राम राम सबको चूल्हे में जाओ ऐसा नहीं बोलता ना, वो ये कहता गुड मॉर्निंग, ठीक है। Respected teachers, my dear friends, a very warm good morning to all. Myself Pushpa Jama standing in front of you to orate on a topic जैसे जब वो कल जया ने बोला तब उसने जया ने सबसे पहले क्लास को रिप्रेजेंट किया। उसका एक लहजा था, लग रहा था दैट शी पास आउट। अपन ना ऐसे खड़े हो गए आगे, हाय सर मेरा टॉपिक ये है, तो ऐसे प्रेजेंट करते। जब आप अपनी वर्डिंग बहुत अच्छी रखते हो ना तो याद रखना, अगर वर्डिंग बहुत अच्छी रखी तो आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत है। अब दूसरी चीज, बार भी लोगों के नहीं दी तो मैं वर्डिंग भी पढ़ी। इतनी वर्डिंग होती तो इंजीनियर नहीं हो रहे होते कि डॉक्टर हो रहे होते। याद रख लो वर्डिंग सुधारते कैसे हैं। दूसरा क्वेश्चन, दो तरीके के एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सपेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सपेक्ट। कोई भी आंसर दो फ्रेम करके चलता है, यानी दो मुद्दे होते हैं, या तो आंसर सकारात्मक होगा नहीं तो क्या होगा, नकारात्मक। कुछ चुनिंदा शब्द हमें पॉजिटिव के उठा लेने हैं, वो लाइन जो हम सब में यूज कर सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं बताता हूं, हैवॉक। जैसे मैं मोस्टली मेरा जो शब्द है मुझसे निकलता है हैवॉक, तो मुझे पता है हैवॉक हमेशा वहां लगाया जाता है जब कोई चीज पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गई है। तो इट्स अ ग्रेट हैवॉक। अभी जो आया जैसे पेंडेमिक, अभी अपन ने शब्द सुना होगा नया वाला पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक। कल से इबोला जाए तो इबोला पेंडेमिक। गुना में डायरिया फैल गया तो डायरिया पेंडेमिक। यानी कहीं भी कोई भी चीज बीमारी से हम फेस कर रहे हैं जो महामारी का रूप ले रही है, वो शब्द कौन सा ले लिया, चिपका दो साला। लिख लो एक डायरी बना के कि मैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने आंसर में डाल दूं। समझ गए? किसी चीज में अगर तरक्की की बात चल रही है तो तरक्की के बारे में क्या होगा भाई साहब, इट हैज इंप्लीमेंटेड अ माइलस्टोन इन आवर लाइफ। इसने हमारी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये मील का पत्थर कहीं भी चिपका। सरकार की योजनाएं किसका साबित कर रही है, मील का पत्थर साबित हो रही है। यानी ऐसे वर्ड उठाओ जो आपकी राइटिंग को क्या दे, ब्यूटिफिकेशन। अब आप कहोगे कहां से मिलेंगे, एक क्वेश्चन होगा। तो वहीं आप उधर जाना, वहां शब्द देखना ब्यूटीफुल डाल और वहां लिखना सिनोनिम, यानी समान जो उसके होते हैं। वहीं एक शब्द आ जाएगा गॉर्जियस। क्या जाएगा, गॉर्जियस। ब्यूटीफुल हटा गॉर्जियस लगा, बन गई आपकी। यानी आपने उन्हीं शब्दों को थोड़ा क्या कर दिया, क्लिष्ट कर दिया। ये थोड़ा अपने को प्रयास करने पड़ेंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ थॉट्स में आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है रूपाली? इंट्रोडक्शन ज्यादा बल्कि नहीं, कितना लेना चाहिए, शॉर्ट। और शॉर्ट भी जो सटीक हो। कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, क्रक्स पॉइंट। सबको क्लियर है? क्रक्स पॉइंट के साथ डेटों का तड़का लग जाए तो मजा आ जाए दाल में। यानी आपको करंट के डेटों का तड़का लगाना ही लगाना है। कंक्लूजन, अगला उपसंहार क्या होता है।
तो कंक्लूजन या तो पॉजिटिव होता है या तो क्या होता है, नेगेटिव। ग्लोबलाइजेशन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, हेड और टेल, नेगेटिव और पॉजिटिव। इट डिपेंड ऑन अ पर्सन व्हिच ऑप्शन ही हैज टू टेक। तो ये आम जनजीवन पर निर्भर करता है कि हम उसके दुष्प्रभावों को अपनाना चाहते हैं तो क्या, या उसके सुप्रभावों को अपनाना चाहते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, कंक्लूजन बल्कि नहीं होता, एक लाइन में कंक्लूजन आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। बोलो क्लियर। अगली चीज, क्या कंक्लूजन को और अच्छा बनाया जा सकता है, तो लोकोक्ति और मुहावरे। बड़े बड़े राइटर्स अपनी बातें कहते हैं। जब अपन इतनी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम जैसी किताब उठाते हैं, तो आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम के ऊपर कोटेशंस लिखा होता है। ह्यू रोज ने झांसी रानी, जो झांसी की रानी थी, उन्हें क्या बोला, मर्द। मतलब अगर पूरे भारत में कोई मर्द है तो वो कौन है, झांसी की रानी। ये वाला लाइन हम उनकी पैट्रियट में यूज कर सकते हैं। मेरे सर पे करा गया वार ब्रिटिश साम्राज्य के उसमें ताबूत में कील के समान होगा। ये लाला लाजपत राय का लेटर पढ़ रहा था, उठा के हमने इसको कहीं अच्छा कट कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके नंबर नहीं। किसी को नहीं पता, तुम कहीं भी बना के लिख दोगे ना, जो चेकर है उसे क्या पता ये कहां लिखा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन से उसे पता होगा, लेकिन अगर आप स्लोगन्स खुद बना सकते हो तो आप फ्रेम कर सकते हो। जरूरी नहीं भैया भारतीय के मन में अब दिमाग में आ रहा हूं, भैया यार कितने स्लोगन याद करें, मत करो। आप अपना स्लोगन खुद बनाओ, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। सामने वाले का उस पे सकारात्मक, आपको बताया, मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा, लेकिन एक्सपेक्ट कौन सी चूज करनी है, पॉजिटिव है। फीड द फिश व्हाट द फिश डिमांड्स, मछली को वो दो जो मछली चाहती है। अनवांटेड स्पीकिंग नहीं करना। 8 मिनट मिले हैं, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है, तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें सिर्फ उतना ही लिखना है जितना पूछा गया। खुद की औकात देख लेना, तोल लेना कैसी, कि एक लाइन में 5 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड, उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर फॉर्म करना है। अगला कंप्लीशन। तो कंप्लीशन कैसे करते हैं, अच्छी से शब्द से, अच्छे से कोटेशन से, ऐसा करके ये आपके मेंस का आंसर तैयार हो जाता है। तो 3 बातों पे विशेष ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन, पीक हो, प्रिसाइज हो, क्रक्स। जिसके बारे में पूछा गया हो मछली को वही फीड करना है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो फिर मछली को बड़ा पाव भी चलेगा, समझ गए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दिमाग में सेट कर लेना, एक भी आंसर हमें छोड़ के नहीं आना। अगर पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन 1-1, 2-2 नंबर से चूक जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम हमें इतने नंबर तो स्कोर करके चलने हैं कि हमें साइड में, देखो सीधी बात है, अगर बाउंड्री के पे गिरना होगा ना तो चौका कभी नहीं दे पाओगे। हमेशा स्टेडियम से बाहर मारना सीखो, तभी छक्का लगेगा। इसका मतलब क्या है, आप अगर ये सोच के बैठे हो 10 में से 7 देना है, कुछ तो लिख दो, तो बेटा 2 ही मिलेंगे। हमेशा अपने आंसर को बेस्ट का, हो सकता है 9 दे दे, कौन जाने, हो सकता है 8 दे दे, कौन जाने। सर मेरी राइटिंग बुरी, तो बेटा प्रेजेंटेशन तो बहुत जरूरी है। किसी की शादी के ब्याह में चद्दर ओढ़ गए फटी वाली और कह रहे लो भाई साहब फोटो तो खिंचवा दो, बना नहीं के देख बंदे साहब ऐड बेकारी है। ऐसे के साथ फट्टा बांध गए, फट्टा जहां पे भाई साहब एक फट्टे में गर्दन में छेद गई, क्या ये मेरा नया टॉप है, ये ऐसे जाते हैं अपन शादी में, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन कैसी गंदी दे सकते। तो प्रेजेंटेशन भी हमें कैसे देनी, अच्छी देनी। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने। तीसरी पॉइंट है लेवल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का लेवल लिख लो, लेवल ऑफ लैंग्वेज, लेवल ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपको बता चुका, आपकी भाषा आपकी कॉपी से शुरू होगी। लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसा, आरबीआई के बारे में, जैसे अपन बार-बार आरबीआई क्यों करूं, सर ने मुझे बताया कि आज का टॉपिक अपना आरबीआई होगा, जो मेंस राइटिंग के लिए होगा। तो आप सोचो कि आरबीआई का अपन ने टॉपिक ले लिया, तो आरबीआई के क्रक्स पॉइंट कब बनी थी, समझ गए, कैसे बनी थी, किधर बनी थी, हेडक्वार्टर कहां है, भारत में कौन कौन से बैंक्स रजिस्टर्ड है, इससे रिलेटेड कैसे कवर अप करती है, इसके पॉजिटिव पॉइंट ये चीज। इंट्रोडक्शन, आरबीआई किसकी तरह एक्ट करती है, आरबीआई उस पिता की तरह है जो हर बच्चों को क्या करती है, बराबर समझती है। तो आरबीआई जस्ट लाइक अ फादर, ये आपकी क्रक्स पॉइंट है, आपका कंक्लूजन होगा। एक पिता जैसे अपने बिगड़े हुए बच्चे को संभालता है, वैसे ही आरबीआई घाटे में गई हुई बैंकों को क्या करती, रिकवर करती है। ये आपका क्रक्स पॉइंट है। क्या मैंने कहीं से ठीक नहीं, मेरे मुंह में आ गया, मुझे लगा ये एक्यूरेट है,
तो ये याद रख लेना कि आपको मेंस का आंसर लिखना आना चाहिए। तो आपका लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट द पॉजिटिविटी लिख ली, हमेशा आपके आंसर से समान वो क्या बोलते हैं, सकारात्मक सोच नजर आनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड झलकना चाहिए। अगर नेगेटिव भी बताया है तो नेगेटिव भी बताओ, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं उसने कही ना 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 और हम कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। उसने कह दी दहेज प्रथा जैसे आ गया, दहेज प्रथा जैसे आ गया कि दहेज प्रथा एक बुराई है समाज की, तो ये तो सबको पता है यार कि बुराई, लेकिन आप उसे पॉजिटिव वे में शो करो कि दहेज प्रथा एक ऐसी रूढ़िवादी सोच है जो मनुष्य के मस्तिष्क से मिटानी होगी। ये कहीं ना कहीं एक बहू को बेटी बनने नहीं देती और एक सास को मां बनने नहीं देती। यानी आप अपने लेवल ऑफ लैंग्वेज कहां तक ले जा रहे हो। तो वी शुड हैव टू बैन द डॉली सिस्टम, नॉट फ्रॉम द कस्टम बट फ्रॉम द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। यानी इसे सिर्फ और सिर्फ कस्टम हटाने से कुछ नहीं होगा, मनुष्य के अंदर इस बात का भी फ्रेम होना चाहिए कि ये गंदी आदत है, हमें से नहीं लेना चाहिए। तो आपने उसी नकारात्मक को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में शो कर दिया। आपको इसका नंबर समझ गए। यूज ऑफ पाई चार्ट्स लिख लो, यूज ऑफ डायग्राम्स लिख लिया, यूज ऑफ डायग्राम्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स लिख लिया। उसके बाद लिख लो डोंट एक्सीड द लाइन, वर्ड लिमिट हमें नहीं एक्सेस करना। यानी भाई साहब नेवर स्टिक मोर देन वर्ड लिमिट, या स्टिक फॉर द वर्ड लिमिट एंड नेवर एक्सटेंड द वर्ड लिमिट। आपको जितने शब्द पूछे हैं उतना ही लिखना है, आपको उससे ज्यादा शब्द नहीं लिखने। क्लियर है सबको? चलो अगला, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, सकारात्मक विचार, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। लिख लिया। लास्ट पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस मोर देन राइटिंग। एक्सप्रेस मोर देन राइटिंग, क्लियर है? समझ आ गया? एक्सप्रेस मोर देन राइटिंग, लिखने से ज्यादा एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे भारती की ड्राइंग बहुत अच्छी है। अपन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इन्वेजन ऑफ अरेबिया, अरेबिक का जो इन्वेजन था वो भारत में पहले से था, ठीक है। हम लोगों ने मैप बनाया, हमने अरब्स का आने वाला दिखा। इसके पहले स्काइथियंस आए थे, शकास जिसे बोलते थे, याद कर, शक आए थे वहीं से। यानी भारत में विदेशियों के आने की पूछ बहुत पहले से थी। आपने सटासट मैप बनाया, मैप बना के आपने ड्रॉ किया, स्काइथियंस ऐसे आए थे और यहाँ आने के बाद इधर ये वाला रीजन था और उन्होंने ये कवर कर लिया। आपको पता है राइटर देखेगा थोड़ी, वो थोड़ी देख रहा क्वेश्चन, वो तो मैप में ही सब कुछ शो हो गया कि आपने एक ही मैप से बता दिया ऐसे आए थे, ऐसे गए थे, इधर इसका रूल था, इसने इसको अटैक कर दिया। बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीतियां, मैप बना दिया, ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसने ये करवाया, ये 8 लाइन में और मैप में आपने पूरा आंसर लिख दिया। बनाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, यानी आपने एक्सप्रेस बहुत अच्छा। Synopsis, one of the best method to express anything. If you are expressing anything in a synopsis, this will be more beneficial. आप अपनी बात को लंबा घुमाने की जगह शॉर्ट में संक्षिप्तीकरण देना सीखें। तो ये होता है आपके मेंस राइटिंग की ट्रिक एंड टेक्निक। कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है नए वाले? कैसा भी आपकी राइटिंग खराब है, देखो कुछ खराब और कुछ सही नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी राइटिंग है, आपको एक खाली पेज मिलेगा, जैसे ये अपने मेंस राइटिंग की शीट्स हैं, इनमें खाली पेजेस है, जैसे ये खाली पेज है, तो आपको मेंस में भी खाली ही पेज मिल रहा है। अब आपको सबसे पहली बात स्ट्रेट लिखना सीखना, शो व्हाट अदर्स वांट टू से, वो दिखाओ जो वो देखना चाहते, आप अपनी मत दिखाओ। पता चली कि राइटिंग जहां से लिखी और जहां, प्रॉपर एग्जैक्ट वर्डिंग छोड़ो, एक ही लाइन में लिखो और उतने क्वालिटी ऑफ वर्ड्स लिखो जितने पूछे गए। फालतू अननेसेसरी, उनने पूछी थे मॉरेंस हो रहे भाई साहब,
वो तो पूरा याद है। मुझे तो पता है कहाँ से भाई साहब सिकंदर आया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य यहीं बैठा था, पहले मिलने गया था। चाणक्य को आया था, सर ने कहानी बताई, उसके दांत फूट गए, तो उसकी मम्मी ने और ये वो फलाने और लग दे नंबर मिले, पूछा ही नहीं है। चाणक्य का पूछा गया, वो तो सिर्फ एक टीचर था ना, तो एक टीचर की तरह है। मेन चीज है मॉरल एम्पायर आपसे क्या कहता है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, थोड़ा कहीं दोबारा तो मेंस एग्जाम में अपन ने क्या देखा वो ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपसे जो पूछा गया सिर्फ मत लिखो फालतू का, मत लिखो इलैबोरेशन। आपको इतने लोग मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, हमें भी ये चीजें नहीं बताई। हमें तो सिर्फ ये पता था मीन्स लिखना हो रहा है, लिखना जो मिलेगी, पर लिखने के चक्कर में आज भी चक दे हो गई। उस टाइम कहीं का कहते थे बेटा चक दे, लिख दे नहीं, तो मैं चक देता लिखना नहीं था। यानी सिर्फ चखो बस, आंखों से चखो, भावनाओं से चखो, आपने बताया प्रेजेंटेशन से चखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से जो आपकी मेंस राइटिंग की क्लास चालू होने वाली है, नए और पुराने, इन बातों को आप इंप्लीमेंट करेंगे। समझ गए? मोबाइल सबके पास है, स्मार्ट वर्क करेंगे। आज कौन सा पेपर देना है अपने को, अपने पास तो करीबन है मन। अपने को दिमाग लगाना है कि बस भैया एक काम करती हूँ, हैप्पीनेस का ऑल्टरनेटिव वर्ड एक शब्द ले लिया मैंने, जैसे अपन बहुत सारे शब्द ले लेते हैं, तो कई सारे ऐसे शब्द ले लिए जो एक्चुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वर्ड्स हमने वहां लगा दिए। रिलेशन, कोरिलेशन आ गया, पेंडेमिक, जो नया शब्द मिला वो एक डायरी में लिख लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश किया करो। देखो, कोई आपसे कहे कि आपकी लैंग्वेज सुधारो, तो मेरे भाई कोई नहीं सुधार पाएगा, ये बिल्कुल याद रखना। मैं आपको आज एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ लैंग्वेज सुधारने का, या हम लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया। हमने सिर्फ माहौल बदला। माहौल कैसे बदला? तो शिवानी जी की हिंदी अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, तो आप जब अभिव्यक्त करो अपनी भावनाओं को, तो अभिव्यक्ति की स्पष्टता कुछ इस प्रतीक होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भाव का अवलोकन है वो पूर्ण हो, ना कि शून्य। तो मैंने जो बोला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो शब्द मैंने पूर्ण रूप से प्रयोग किए वो कहीं ना कहीं मैं अपनी लिखावट में भी प्रयोग करता। मैं जो बोलता हूं मैं वही लिखता हूं। इंग्लिश वाले जो हैं, यूज दिस पर्टिकुलर वर्डिंग इन योर ओन लैंग्वेज। आज तक लोग कहते थे इंग्लिश बोलो, तो हम मजाक उड़ाते थे, लेकिन याद रखना जो हम बोलेंगे वही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी ने बोल दिया, जैसे आप लोग जब यहाँ तैयारी करो, बैठो आपस में, तो शब्द यूज करो कि इस राजा ने जैनिज्म को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैट्रोनेज। तो ये पैट्रोनेज शब्द कहीं भी यूज हो जाएगा। जब आप इंडो चाइना का प्रेजेंटेशन दोगे, जैसे मैंने सुधांशु मालवीय को इंडो पाकिस्तान वाला, सॉरी इंडो चाइना का जो मैंने दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी। क्या लिखी? उन्होंने कहा भैया इसमें बताए एक डायमंड वाला जो पॉलिसी थी वो, एक भाई साहब नेकलेस, पर्ल नेकलेस वाली थी, उसके बाद उसने पंचशील उठा के आया, तो पंचशील ट्रीटी क्या थी, दलाई लामा को पैट्रोनेज दे दिया था, तो वो पैट्रोनेज शब्द वहां यूज। अब से अपन करंट रेगुलरली डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशंस चलेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग करंट पढ़ाने से ज्यादा फील करने में। तो अब कल से सबको प्रेजेंटेशंस के टॉपिक होंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग सिनेरियो। सीधी बात याद रखना, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमें लाशें पीछे नहीं छोड़नी, सबका सिलेक्शन चाहिए। इतने प्रिसाइज बैच बैठाते हैं, समझ गए? मेंस राइटिंग में कोई दिक्कत है क्या किसी को? जल्दी बताओ मुझे। इससे अलावा हाँ, एक मिनट